CDP Very Special Test for CTET 2024। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, अपने उन दोस्तों को बता दीजिएगा जो तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। द इन्फ्लुएंस ऑफ द फैमिली एज अ सोशल एजेंट इज इवेंचुअली रिप्लेस्ड बाय, यानी एक सामाजिक तत्व या एक सामाजिक कारक के रूप में परिवार का प्रभाव अंततः डैश द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। कोशिश कीजिए दोनों ही भाषाओं में क्वेश्चन को पढ़ें, क्योंकि कुछ टर्म्स पेपर में भी इवन ट्रांसलेटेड होते हैं एज इट इज, और उसमें दिक्कत आती है, आपको इंग्लिश की साइड देखना पड़ता है। और जो फाइनल आपका एग्जाम में भी जो CBSE अगर गलती कोई हिंदी की साइड है तो उस पर आपको नंबर नहीं मिलेगा, इंग्लिश वाली साइड ही फाइनल मानी जाती है पेपर में। तो टर्म्स के केस में अगर आप कंफ्यूज हो तो इंग्लिश वाली साइड जरूर देखें, यानी दोनों ही भाषाओं में पढ़ लें अगर कंफ्यूजन हो तो। कि द इन्फ्लुएंस ऑफ द फैमिली, यानी परिवार का जो प्रभाव है एज अ सोशल एजेंट, भाई सामाजिक कारक है, समाज का छोटा रूप है, मिनिएचर वर्जन है। कौन? परिवार। समाज का छोटा रूप है ना परिवार, तो सामाजिक वाहक है हुआ एक। इज इवेंचुअली रिप्लेस्ड बाय, फैमिली रिप्लेस हो जाती है सामाजिकरण की प्रक्रिया में एक टाइम के बाद। कौन स्थान ले लेता है फैमिली का? फैमिली का नहीं, बेसिकली जो इंपॉर्टेंस है, जैसे प्राइमरी फैमिली है तो सबसे ज्यादा टाइम बच्चा परिवार में बिताता है, शुरुआत के जो 3 साल हैं उसके, या इवन 5-6 साल तक भी, जब तक वो फर्स्ट क्लास में नहीं है। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं 6 साल के बाद से पीयर ग्रुप में बहुत ज्यादा, जिसको गैंग एज भी कह रहे हैं हम, फिर एडोलेसेंस आ जाएगा तो और ज्यादा पीयर ग्रुप का प्रभाव है। फिर जो जैसे कपड़े उसके दोस्त पहनते हैं वैसे वो कपड़े पहनना चाहेगा, जैसे वो बाइक कोई चला रहा है, मान लीजिए जो टीनेजर्स हैं या कुछ भी, वो खिलौने तक भी इस चॉइस पे बेस होता है उनका कि उनके दोस्त क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कहां जा रहे हैं छुट्टियों में। तो सहकर्मी समूह या सहपाठी समूह जो है वो रिप्लेस कर देता है परिवार का जो रोल है सामाजिकरण में। मतलब शुरुआत में हम समाज में कैसे रहते हैं, ये तौर तरीके कहां से सीखते हैं? परिवार से सीखते हैं। कि कोई घर पे आए तो पानी पूछते हैं, नमस्ते करते हैं, व्हाटएवर, मम्मी पापा को नमस्ते करते हैं सुबह उठ के, या भगवान की पूजा करते हैं, या जो भी इबादत करते हैं जिसके यहाँ पे जो है। तो ये क्या हुआ? परिवार से सीख रहे हैं हम कि समाज में कैसे रहते हैं। लेकिन इवेंचुअली धीरे धीरे हम पे प्रभाव ज्यादा पड़ जाता है एक बच्चे पे एक समय के बाद, जैसे ही वो स्कूल जाना शुरू करता है अपने दोस्तों का। और एक समय तो ऐसा है जब पीक है वो चीज, एडोलेसेंस तक आते आते, तो पीयर ग्रुप से फिर हम सीखते हैं कि समाज में कैसे रहना है, क्या हमारे नियम कायदे कानून होंगे, तौर तरीके होंगे। तो ये सिंपल सा आंसर था। यहाँ पे प्रोफेशनल्स तो बहुत दूर की बात है, नेबर्स, नन ऑफ द अबव। नेबर्स की तो आप कितनी सुनते हैं आपको भी पता होगा। तो पीयर ग्रुप इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर डज द एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन कंडक्ट एक्टिविटीज, यानी एक और क्वेश्चन है सोशलाइजेशन से। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, कई बार 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, है ना। सामाजिकरण के वाहक कहां गतिविधियों का संचालन करते हैं, यानी सोशलाइजिंग एजेंट्स जो हैं उनकी एक्टिविटीज होती कहां है। मतलब सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो चल कहां रही है? समाज में चलेगी। समाज डायरेक्ट ऑप्शन में है नहीं, तो क्या बचा ऑप्शन हमारे पास? कम्युनिटीज का अच्छा है, कैटेगरीज, पीयर ग्रुप्स, मीडिया। हाँ, होती तो मीडिया में भी है, हम मीडिया से भी सीख रहे हैं, कोई मूवी आ रही है तो, है ना, ये मीडिया से भी हम सीख रहे हैं। अभी देख रहे हैं रिसेंटली एनिमल मूवी आई है, कितनी रील्स बनाई जा रही हैं, कितने व्यूज लाए जा रहे हैं, है ना। लोग गाने जो सुनते हैं मूवीज में इवन उस तरह की रील्स बनाते हैं। तो ये क्या है? बेसिकली मीडिया का भी प्रभाव होता है सामाजिकरण पे, ये हम कहेंगे। पीयर ग्रुप्स, आपके दोस्त यार जिस तरह से रह रहे हैं वो भी है। कैटेगरीज, अब श्रेणियों की यहाँ पे क्या बात हुई हमें नहीं समझ में आ रहा कि भाई क्या कहना क्या चाहते हो, है ना। लेकिन ये दोनों बातें सही हैं, ये दोनों अपने आप आ जाएंगे यहाँ पे कम्युनिटीज के अंदर। जो आपका पीयर ग्रुप है वो कम्युनिटी में भी तो इन्वॉल्व हो सकता है या नहीं, मीडिया कम्युनिटी से निकल के जा रहा है। तो बेटर ऑप्शन जो है हमारे पास वो समुदाय है, कि सामाजिकरण के वाहक जो गतिविधियों का संचालन है, जो एक्टिविटीज हैं समाज की, दिवाली मना रहे हैं, होली मना रहे हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे, है ना, क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, ईद मना रहे हैं, कुछ और गुरु पूरब मना रहे हैं, तो ये क्या कम्युनिटीज में हो रही हैं ये सारी एक्टिविटीज। तो सामाजिकरण के जो वाहक हैं वो अपनी जो सोशल एजेंट्स हैं स्पेशली, वो क्या कर रहे हैं? कम्युनिटीज में अपनी एक्टिविटीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं एक तरह से, या संचालित कर रहे हैं मैं कहूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, पढ़िए एक बार। A student shows the following signs in the classroom, एक बच्चा है, एक छात्र है जो निम्नलिखित लक्षण दिखाता है क्लासरूम में। पहला ऑप्शन है एंजाइटी अराउंड रीडिंग, ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, यानी पढ़ने को लेकर चिंता, यानी उसको पढ़ने का जब हम मौका देते हैं तो उसको चिंता होने लगती है, हाथ पैर फूलने लगते हैं, घबराने लगता है। मूवी याद कीजिए तारे जमीन पर, ईशान अवस्थी, खड़ा किया गया उसको पढ़ने के लिए, हक्का बक्का हो गया एकदम, है ना। तो ये एक लक्षण है किस चीज का? सोचिए, डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स और लेटर्स, यानी शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होना, यानी उसको समझ नहीं आ रहा कि ये बी है कि डी है, 6 है कि 9 है, कंफ्यूजन है लेटर्स को पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में।
बात तो सही है। पुअर वोकैबुलरी स्किल्स यानी खराब शब्दावली कौशल, यानी शब्द ठीक से उसके पास शब्द भंडार की कमी है, किस चीज को क्या कहेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे, बात सही है। डिफिकल्टी विद अंडरस्टैंडिंग, और वोकैबुलरी किससे संबंधित है? रीडिंग से ही संबंधित है, ठीक है ना। डिफिकल्टी विद अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबरिंग व्हाट वाज रेड, उसको ये याद रखने में समस्या होती है कि क्या उसने पढ़ा था, और पढ़ के समझने में भी दिक्कत हो रही है बच्चे को, पढ़ने में भी और पढ़ के समझने में भी, मतलब पढ़ने के अराउंड बात हो रही है कहीं ना कहीं। चारों ऑप्शंस यही कह रहे हैं कि पढ़ने के अराउंड समस्या है, ठीक है जी। इसका मतलब बच्चे को क्या है, सीधा सीधा दिख रहा है, डिसलेक्सिया है। हिंदी में भी डिसलेक्सिया ही कहेंगे, पठन वैफल्य कह देते हैं वैसे। तो ये क्या एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। जो लर्निंग डिसेबिलिटी टर्म है वो दिया था सैमुअल किर्क ने 1960s में, यानी एक तरह की अक्षमता है। ऑटिस्टिक नहीं है बच्चा, ऑटिस्टिक बच्चे बार बार रिपीट करते हैं चीजों को, है ना। सोशली उनको एंजाइटी होती है ज्यादा घुलने मिलने से लोगों से, तो वो सब लक्षण तो यहाँ है नहीं। क्रिएटिव है, कुछ नया बनाने की तो बात नहीं हो रही यहाँ पे कि कुछ डिफरेंट ही आइडिया लेकर के आ गया हो बच्चा। आ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी, ये बात मैच हो रही है। आप में से कितने लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं? 59%। भाई क्यों नहीं दे पा रहे 41% लोग सही उत्तर? बताओ एक बार इतने आसान सवाल का। सीखने की अक्षमता वाला एक छात्र। अब यहां पे अगर डिसलेक्सिया अलग से दिया होता तो हम डिसलेक्सिया टिक कर देते, लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर आता है डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसमॉर्फिया, है ना, डिसग्राफिया, ये सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज के अंदर आती हैं। तो लर्निंग डिसेबिलिटी दे दिया मतलब डिसलेक्सिया इसके अंदर अपने आप आ गया होगा, क्योंकि डिसलेक्सिया अलग से नहीं दिया हुआ। आ स्टूडेंट, अगर अलग से डिसलेक्सिया दिया होता तो हम कहते थे डिसलेक्सिया। आ स्टूडेंट विद मेंटल इंपेयरमेंट, भाई कोई मानसिक मंदता या मानसिक दिव्यांगता या परेशानी नहीं है बच्चे को, ये कोई मानसिक प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं आईक्यू कम है बच्चे का या वो रिटार्डेड है, सीख नहीं सकता। ये ब्रेन की न्यूरोलॉजिकल वायरिंग इनकी ऐसी होती है कि इनको, आपको ए ऐसे समझ आता हो, इनके दिमाग में ऐसा बनता हो। बी को डी पढ़ लेते हैं, सॉ को वॉज पढ़ लेते हैं, गॉड को डॉग पढ़ लेते हैं, रिवर्स पढ़ लेते हैं कई बार अक्षरों को, है ना। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ टीचर कैन एड्रेस नीड्स ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों को संबोधित कर सकता है। समावेशी कक्षा कौन सी है भाई? जहां हर तरह के बच्चे हैं, जहां वो बच्चा है जो गिफ्टेड भी है, यानी जिसका दिमाग बाकियों से तेज चलता है, जहां वो बच्चा है जो कुछ नया भी करना जानता है, जहां वो बच्चा है जिसको चलने में दिक्कत है, जहां वो बच्चा है जिसको सुनने में दिक्कत है, जहां वो बच्चा है जिसको कोई भी समस्या है, हर तरह का बच्चा आपका समावेशी कक्षा में होगा। इसीलिए इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, यानी एजुकेशन फॉर ऑल। तो स्पेशली एबल्ड बच्चा है, विशेष आवश्यकताओं वाला बच्चा है, उसको कैसे इंक्लूड करेंगे किसमें? इंक्लूसिव एजुकेशन में। ये बात हमें यहां पूछी है, देखिएगा। एम्फेसाइजिंग अपॉन प्रैक्टिस एंड ड्रिल एंड यूजिंग पेपर पेंसिल टेस्ट, ये एकदम वाहियात तरीका है कि एक बच्चा जिसको विशेष आवश्यकता है, वो विशेष आवश्यकता देखने में दिक्कत हो सकती है, सुनने में दिक्कत हो सकती है, या फिर गिफ्टेड है तो भी उस केस में भी आपको स्पेशली उसके लिए कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे जो बाकी बच्चों से अलग होंगे। तो ये कह रहे हैं सिंपल पेपर पेंसिल। देखो जहां ड्रिल दिख जाए ना, ये अपने आप में बहुत नेगेटिव है कि सिर्फ आप बार बार रट्टे लगवाने की बात कर रहे हो, है ना। प्रैक्टिस सुनने में अच्छा लगता है बट बार बार रेपिटेशन हो रहा है सिर्फ, तो इसका मतलब ये सबकी नीड को फुलफिल नहीं कर पाएगा। फॉलोइंग यूनिफॉर्म वेज ऑफ इंस्ट्रक्टिंग द स्टूडेंट्स, देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में यूनिफॉर्म वर्ड ही अपने आप में, यूनिफॉर्मिटी इतना नेगेटिव वर्ड है जिसकी हद नहीं है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है सबको समान निर्देश देना, जबकि आप सबको सेम डंडे से नहीं हाँक सकते। डोंट बीट एवरीवन विद द सेम स्टिक, जो फ्री नोट्स दिए हुए हैं उसमें भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म वेज, यूनिफॉर्म पहनने में अच्छी लगती है स्कूल में कि सब बच्चे एक जैसी यूनिफॉर्म पहन के आ रहे हैं, ताकि इस बात से फर्क ना पड़े कौन किस घर से आ रहा है, किस बैकग्राउंड से आ रहा है, किस जाति से, किस आर्थिक स्थिति से आ रहा है, सब सेम कपड़े पहनते हैं, यूनिफॉर्म है, अच्छी बात है। लेकिन यूनिफॉर्म वहीं तक सही है, पढ़ाने के तरीके में यूनिफॉर्मिटी खराब चीज है। सबको आप सेम मेथड से नहीं पढ़ा सकते, वहां डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, मल्टीपल वेज होने चाहिए पढ़ाने के, अलग अलग तरीके अपनाने हैं आपको। तो यूनिफॉर्म वेज का मतलब हो गया सबको एक ही तरीके से, एक ही मेथड से पढ़ा दो, जबकि आपको डिफरेंट बच्चों, क्योंकि बच्चे अलग होंगे क्लास में, उनका इंटरेस्ट अलग होगा, तरीके अलग होंगे, किसी को देख के अच्छे से समझ में आता है, किसी को सुन के अच्छे से समझ में आता है, किसी को एक्टिविटी करके अच्छे से समझ में आता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यूनिफॉर्म वेज यानी एक सिंगल तरीके से, सेम तरीके से सबको पढ़ा दें, ये गलत होगा। सी ऑप्शन है, गिविंग अ लॉट ऑफ रिटन होमवर्क एंड स्ट्रेसिंग ऑन कॉपिंग ऑफ आंसर्स फ्रॉम अदर ब्राइट स्टूडेंट्स, के जो ब्राइट बच्चे हैं, जो जिनके नंबर ज्यादा आ रहे हैं, उनके आंसर्स कॉपी कर लो बस। तो रटंत विद्या चलंत नहीं, यहां पे हमको कॉपी नहीं कराना है। बच्चा जहां एक्टिव है वो ऑप्शन बेस्ट है।
डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट्स लर्निंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। भाई स्पेशल नीड वाला यदि बच्चा है, किसी को सुनने में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है, समझने में दिक्कत है, वॉट एवर द नीड इज, जो भी स्पेशल नीड है बच्चे की, उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे कि उसकी नीड क्या है, उसकी स्ट्रेंथ्स कुछ ना कुछ जरूर होंगी। हर बच्चे की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, यूनिक है हर बच्चा। उसकी स्ट्रेंथ को पहचानेंगे, वो किस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है। अगर सुनने में दिक्कत है तो आप उसको दूसरे तरीके से सिखाएंगे, देखने में दिक्कत है तो दूसरे तरीके से सिखाएंगे। तो हर बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस होगी, तो उस पर ध्यान देके उसके लिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव यानी विशिष्ट उद्देश्य बनाएंगे कि वो बच्चा किस तरफ अच्छा कर सकता है। ये हुआ इंक्लूसिव एजुकेशन के हर बच्चे को आपने शामिल कर लिया। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितने लोग सही दे रहे हैं? 84%। चलिए बहुत बढ़िया। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सजेस्ट दैट डैश इज क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, यानी रचनावादी दृष्टिकोण, जिसमें पियाजे और वाइगोस्की हैं या ब्रूनर भी हैं फॉर दैट मैटर, बताता है कि ज्ञान के निर्माण के लिए डैश महत्वपूर्ण है। भाई कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच आपका जो एनसीएफ है या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो नई पॉलिसी है, वो भी फोकस करती है, जितने भी नए डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब फोकस करते हैं किस पे, कि एजुकेशन में हम कंस्ट्रक्टिविज्म पे ध्यान दें। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है? कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि हम नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बच्चा खाली बर्तन नहीं है, ब्लैंक स्लेट नहीं है, टैबुला रासा नहीं है, वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, वो नन्हा वैज्ञानिक है, जैसा कि पियाजे भी कह रहे हैं। ठीक है ना? तो बच्चे को एक्टिव रखना है, कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है। चाहे वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 हो, 23 हो, कोई भी हो, सब बच्चे को सक्रिय रखने में बात करेंगे। और हम भी 90% क्वेश्चंस आपके पेडागोजी के इस बात से सॉल्व हो जाएंगे कि अगर आप 4 ऑप्शंस में से ये ढूंढ पाए कि बच्चे की भलाई किसमें है सबसे ज्यादा और बच्चा एक्टिव कहां है, इन 2 सिद्धांतों पे या सिंपल आप बच्चे को एक्टिव जहां देख लेंगे ऑप्शन में, आपका आंसर निकल जाएगा 90% केसेस में। बस आपको पहचानना आना चाहिए। तो रचनावादी दृष्टिकोण बताता है, नाम ही है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, मतलब कंस्ट्रक्शन, नॉलेज का कंस्ट्रक्शन, रचना करना। तो ज्ञान का निर्माण के लिए क्या महत्वपूर्ण होगा? प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर, यानी शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान, जो प्रीवियस नॉलेज बच्चा लेकर के आया है वो, या फिर कंडीशनिंग होती है आदत डलवाना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब आपकी इतने दिमाग में बैठ गई है वो चीज कि कंडीशनिंग के लेवल पे चली गई है कि आपसे कोई नींद में पूछे 2 तिया कितने होते हैं तो आप बताएंगे 6, 2 3 जा 6। ठीक है ना? तो ये तो तरीका सही नहीं है, रटंत विद्या हो गई, ये तो रोट लर्निंग एक तरह से है ना। और रटंत विद्या नहीं चाहिए हमको, एक्टिव चाहिए बच्चा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन चाहिए, जहां बच्चा सेंटर में। पनिशमेंट हम बिल्कुल आज की डेट में अलाउ ही नहीं करते। राइट टू एजुकेशन एक्ट ने मना किया हुआ है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कॉर्पोरल पनिशमेंट, बच्चे को आंख दिखाना, मुर्गा मुर्गी बनाना, डंडे से बात करना, ये सब मना ही है। रोट मेमोराइजेशन, रटना तो किसी भी केस में लागू होता ही नहीं है। तो प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर, रचनावादी दृष्टिकोण कहेगा कि अगर ज्ञान का निर्माण करना है तो बच्चे के पूर्व ज्ञान पे, नींव क्या है, नींव के ऊपर ही इमारत बनाई जाती है ना। अगर आपने घर में कभी बिल्डिंग बनते हुए देखी होगी, पहले नींव भरी जाती है किसी भी बिल्डिंग की, है ना। वो नींव भरी जाएगी, उसके ऊपर आपका फिर बिल्डिंग बनेगी, दीवारें खड़ी होंगी। तो उसी तरह से बच्चे की नॉलेज की दीवारें खड़ी करने के लिए आपको पहले उसकी नींव से कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी जो वो पहले से जानता है, जो उसका पूर्व ज्ञान है, जो वो घर से लेके आया है। क्योंकि बच्चा दुनिया में रहता है, खाली बर्तन नहीं है। स्कूल आने से पहले भी वो एक दुनिया देख रहा है, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में होगा। तो उसकी प्रीवियस नॉलेज से, उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ना है। आप जब लेसन प्लानिंग भी करते हैं, जब आप लेसन प्लानिंग भी करते हैं, जो पाठ योजना बनाते हैं अपने बीएड में, डीएलएड में, बीटीसी में, वहां पे भी आप क्वेश्चंस पूछते हैं टू टेस्ट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर। 3 क्वेश्चंस पूछते हैं, 4 क्वेश्चन पूछते हैं, जो भी, कि हम प्रीवियस नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं, पूर्व ज्ञान टेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप चैप्टर पढ़ाते हैं ताकि आपको पता चले कि आज आप बादल के बारे में या बारिश के बारे में पढ़ाने वाले हैं, तो बच्चों को कितना पता है उस चीज के बारे में, और उससे कनेक्ट करते हैं। तो जो बच्चा पहले से जानता है उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई जाती है, नींव के ऊपर। तो प्रीवियस नॉलेज या प्रायर नॉलेज, जो पूर्व ज्ञान है, उससे कनेक्ट करके आप नॉलेज का कंस्ट्रक्शन कराते हैं फर्दर। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नाइव थियरीज अबाउट वेरियस फिनोमिनन, इन दिस बैकग्राउंड अ टीचर शुड। बच्चे विभिन्न घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत, या कई बार इसको अनुभवहीन सिद्धांत भी कह देते हैं, क्रिएट कर लेते हैं या गढ़ते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या चाहिए? बच्चे ने, आपने बताया कि वाटर इज कलरलेस, पानी का कोई रंग नहीं होता। पुराने गाने भी बने हुए हैं पुराने जमाने में कि पानी का क्या रंग होता है, तो वो जिसमें आप जिस तरह से मिला दोगे वैसा रंग बन जाएगा, है ना। इसमें कोई भी कलर ऐड करोगे पानी का कलर चेंज हो जाएगा। तो वाटर इज कलरलेस, यानी पानी रंगहीन है। आपने बच्चे को बताया, लेकिन बच्चे ने अपने घर में या कहीं दुनिया के किसी तालाब में हरे रंग का पानी देखा था। उसने कहा, बट मैम पानी तो ग्रीन होता है, पानी का रंग तो हरा होता है या नीला होता है, मैंने तो देखा है। अब ये बात उसके अनुभव के आधार पे तो सही है कि उसके अनुभव से जो उसने देखा और उसने बता दिया,
लेकिन ये फैक्चुअली सही नहीं है, साइंटिफिकली सही नहीं होगी, टेक्निकली सही नहीं है। तो ये इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बच्चे बना लेते हैं अपने अनुभव के आधार पे, जो फैक्चुअली सही नहीं होते, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होते, लेकिन वो उनके अनुभव के आधार पे बने हैं। तो आप उनको ये नहीं कहते कि डांटने लग जाए, अरे नहीं तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, ये नहीं कहना, है ना। आप क्या कह रहे हैं, ये ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन, इनको रॉन्ग कॉन्सेप्शंस भी नहीं कहते, हम पहले कहा करते थे। इनको गलत अवधारणाएं नहीं कह करके हम वैकल्पिक अवधारणाएं कहते हैं, कि बच्चे की वैकल्पिक अवधारणाएं जो उसने अपने अनुभव के आधार पे क्रिएट की है ना। कोई बच्चा अगर ये सोचता है कि दूध तो मदर डेयरी से आता है, क्योंकि उसका अनुभव नहीं रहा होगा भैंस या गाय से निकलते हुए देखने का, तो आप ये नहीं कहेंगे अरे तुम तो पागल हो, तुम्हें तो कुछ पता नहीं है। वो उसकी ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है, वो उसकी नाइव थियरी है। नाइव थियरी क्या होती है, जो हम क्या कहेंगे, एक सहज रूप से बना लेते हैं अपने अनुभव के आधार पे, या बचपने में बना लेते हैं एक तरह से। आप ये भी कह सकते हो कि भाई कुछ लोग होते हैं मतलब उन्हें दीन दुनिया का पता ही नहीं। कई बार हम कहते हैं ना, बहुत ज्यादा मान लीजिए कोई इनोसेंट है, हम कहें अरे बड़ा नाइव है यार, इसको पता ही नहीं है दुनिया, कितना छल है दुनिया में। तो मतलब एक वो बचपन में या जो अपने अनुभव के आधार पे बहुत इनिशियली, जिनमें बहुत ज्यादा दिमाग शायद उस तरह से नहीं लगाया गया, तो इनको हम सही मानते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा अपने अनुभव के आधार पे एटलीस्ट खुद को प्रदर्शित तो कर रहा है, अपने आप को व्यक्त तो कर रहा है, ठीक है ना। इन दिस बैकग्राउंड आवर टीचर शुड चैलेंज दीज कॉन्सेप्शंस ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग। बच्चे की इस धारणा को, इन अवधारणाओं को संवाद के माध्यम से चुनौती दे, डिसमिस कर दे, यानी बच्चों के इन विचारों को खारिज ही कर दे कि जाओ भागो यहां से, ये नहीं करना। इग्नोर कर दे तो फिर सही कैसे होगा भाई? अगर इग्नोर कर दिया तो बच्चा जिंदगी भर यही सोचता रहेगा पानी तो नीले रंग का होता है, ठीक है ना। scold the child या scold the children for having these ideas that interfere with her teaching, कि बच्चों के ऐसे विचारों के लिए उनको डांटेंगे, अरे पता तो कुछ है नहीं, ये नहीं करना। इग्नोर करना, डांटना या डिसमिस कर देना, ये सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन क्या होगा? डिस्कशन। अब ये पहला वर्ड पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि यार चैलेंज क्यों कर रहे हैं हम, लेकिन आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आपको इसका मीनिंग समझना है कि सेंस क्या बना रही है ये बात। तो सबसे बेटर ऑप्शन यहां पे यही है, जहां बच्चा भी एक्टिव होगा, कि बच्चे की इन अवधारणाओं को संवाद के माध्यम से चुनौती दें। सॉरी, मतलब कि हम डिस्कशन करेंगे कि क्या ये बात सही है या नहीं है, तथ्यों पे बात करेंगे, 4 बच्चे और अपने अपने अनुभव बताएंगे, तब हम सही कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे। तो डायलॉग के द्वारा बच्चा एक्टिव भी है, इसमें पार्टिसिपेशन भी होगा, और क्योंकि वो कॉन्सेप्ट गड़बड़ है तो इसमें चैलेंज का मतलब है आप डिस्कशन कर रहे हैं, जिससे वो सही बात तक पहुंच पाएगा।